नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शुभकामनाओं के साथ इस क्लास की शुरुआत करता हूं। एक सिंपल और छोटी सी क्लास है जिसमें 10 सवालों को हल कराना है। 27 तारीख को आपका पेपर है। 1 मिनट भी आपका जाया ना जाए। बहुत ही कम मौके मिलते हैं और ऐसे में मौकों को ग्रैब्स करना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मेहनत से अचीव करें। और हम भी चाहते हैं कि हम अपने प्रयासों से आपके लिए कुछ हेल्प कर सकें। मैंने एक 10 सवालों का सेशन आपको दिया था, काफी आपने उसको अप्रिसिएट किया और उससे काफी आपको बेनिफिट भी देखने को मिल रही होगी। आप उसको एग्जाम हॉल में अचीव कर सकते हो। उन सवालों का लेवल आप देख सकते हैं एग्जाम हॉल में, मैं श्योर हूं इस बात के लिए। यहाँ पर 10 ऐसे सवालों को मैं और कंप्लीट करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही निर्णायक हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन 10 सवालों से और पिछले सेशन से आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगी। अब एक एक मिनट को बचाना और एक एक मिनट को अपने हिसाब से लेकर चलना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रयासों में आपको मैं शामिल करूं जिससे कि आप अपनी तैयारियों को और बेहतर और मजबूत बना लें। मैं अपने स्तर पर एक प्रयास कर रहा हूं। आपको बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने कन्वर्सेशन में इसको जरूर शामिल करिएगा और बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कितना सवाल आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। मैं 10 सवालों की शुरुआत करता हूं इस पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा, 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार है कि उसके अंकों को बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो संख्या एज इट इज रह जाती है। कह रहा है हमसे सवाल में कि उस संख्या का वर्ग बता दो क्या होगा, स्क्वायर उसका पूछ रहा है। देखिए, दो बात आपको समझनी है। सबसे पहले, क्योंकि संख्या 10 और 50 के बीच में है, इसका मतलब है वह संख्या एक 2 अंक की संख्या होगी। और 2 अंक की संख्या के अंक को बदलना मतलब अगर वह दहाई और इकाई के रूप में लिखा है तो जब इकाई और दहाई को हम चेंज करेंगे, इन मान में कोई परिवर्तन ना रहे, ये इक्वल ही रहे। और ऐसी तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब दोनों अंक सेम रहें। अगर सेम रहेगा तभी ऐसा होगा, अन्यथा आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसने एक शब्द लिखा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य वह संख्या होती है जो स्वयं तथा एक से कटती है, इसके अलावा किसी से कैंसिल नहीं होती है। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की शुरुआत की, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब नंबर आपके क्या है, अभाज्य हैं। और आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 10 और 50 के बीच जाते हैं तो केवल एक पॉसिबिलिटी बनेगी 11 की, जो सेम डिजिट की होती है। 11 के अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं बनता है। आपके सामने 11 ही वह प्राइम है जिसके अंकों को बदल देने से इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग करने से आपको 121 मिलेगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप देख सकते हैं, करेक्ट है। इस तरह से इसका सही उत्तर आपके सामने है। पहला सवाल आपकी क्लास का, पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का डन होता है। तैयार कर लीजिए, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूं। परसेंटेज का अप्रोचेबल क्वेश्चन है। ए का वजन बी से कंपेयर्ड है, कम है कि ज्यादा है देख लीजिए। ए का वजन बी के वजन का 25% है, ना कम है ना ज्यादा है, सीधा कम ज्यादा तो बेसिकली है ये, लेकिन तुलना की गई है। 25% है और सी के वजन का 40% है। मतलब यहां पर जो ए है अपने आप की तुलना, मतलब खुद की तुलना बी से कर रहा है और सी से कर रहा है। अब सवाल कहता है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, ये हमको कंफर्म करना है। मैं आपको लेकर चलता हूं, सवाल समझा। तो सबसे पहले आपको ए को रखना होगा बीच में, क्योंकि ए बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है। कैसे है आप खुद समझ पा रहे हैं। इसने साफ साफ लिखा है कि ए के वजन का बी 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। ए के वजन का 25% बी के वजन के बराबर है। तो 25% अगर 1 है तो यह 4 होगा। लिखा है साफ साफ ए के वजन का 25, ए का वजन बी के वजन का 25% है। तो बी का मान अगर 4 है तो ए का मान यहां पर 1 हो जाएगा। जबकि सी के वजन का 40% है तो 40% होता है 2/5। 2/5 का अर्थ होता है कि यहां पर साफ साफ ए का वजन सी के वजन का 40% है, तो अगर सी का मान 5 है तो ए का मान यहां पर 2 होगा। इस रेशियो के आधार पर तीनों को आपस में रिलेट करना हमारी जिम्मेदारी है। 4 और 1 का अनुपात था बी और 1 का, और 2 और 5 का अनुपात था ए और सी का, जैसे हिसाब से वर्डिंग दी गई थी। अब अगर आपको तीनों को परस्पर संबंधित करना है तो आपको मेरा एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। दरअसल बीच में जो मान होता है उसको इक्वल करना होता है। इक्वल करने का तरीका है कि आप इसको 2 से गुणा कर दो, अपने आप हो जाएगा। या एक प्रोसेस होता है कि 4 है 1 है, इसको 1 कर दो, 5 है 2 है 2 कर दें, 4 दूना 8 हो गया, 2 1 के 2 हो गया, और 1 पंचे 5 हो गया। इस हिसाब से हम समझ पा रहे हैं क्या कि जो अगर तुलना की गई तीनों के बीच में, तो तुलना में इस प्रकार का रिलेशन बनेगा कि ए का मान 2 होगा, बी का मान 8 होगा और सी का मान 5 होगा। सवाल कहता है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो बी का वजन अगर देखो तो कितना है, आप अगर ऐसे दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहां पर बी का मान 8 है और सी का मान यहां पर 5 है। तो इसने हमसे क्या वर्डिंग लिख करके दिया है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो बी का वजन अगर देखा जाए तो सी के कितने प्रतिशत के बराबर, ऐसे
ऐसे अगर आप कंफर्म करिएगा तो क्लियर होगा। 8 गुणे आप 100 कर दीजिएगा, बटा आप कितना कर दो 5 कर दें, 5 से इसको डिवाइड करें 20 होता है, 20 अट्ठे 160 होता है। यही हमारा कहने का अर्थ था कि 160% है। दरअसल बी का जो 160% है वह ए आपके सी के बराबर है। बी का 160% सी के, दरअसल अगर इसका मान 8 है तो इसका मान 5 है, तो इसका 160%, दरअसल हम ऐसे लिख सकते हैं क्या वर्डिंग में, सी के वजन का अगर मैं 160% करता हूं, 160 करो तब जाकर के बी के बराबर होगा। यही आपको स्पष्ट करना था और उसी आधार पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का हमसे योग पूछ रहा है। दरअसल प्राकृतिक और ये सब कंफ्यूजन में मत जाइए, हालांकि इतना जाने रहिए प्राकृतिक का मतलब होता है शुरुआत 1 से हो, ऐसे ही जितनी संख्याएं आप गिन सके, गिनती में ला सके, दे आर ऑल कॉल्ड द रियल नेचुरल नंबर। इस सब की सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब सुनिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सवाल को पढ़ करके इसकी वर्डिंग को मिलाइए और इसका डिफिनीशन, इसकी वर्डिंग समझिएगा। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। दरअसल हम ऐसे कह सकते हैं कि 100, ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं 100 के सभी गुणनखंडों का योग बेसिकली पूछ रहा है। 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का जो योग होता है वो क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का जो योग होता है उसको हल करने का प्रोसेस है कि अगर मैंने 100 लिखा है तो 100 को हम 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, अर्थात उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। हम इसमें और भी सवाल आपके सामने दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछता कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं। अगर हम इसके टोटल फैक्टर आपसे पूछते तो आपको क्या बताना होता है पता है, जो पावर्स लगी है उसको एक एक बढ़ा देते, 3 गुणे 3 कर देते, कुल टोटल इसके 9 गुणनखंड हैं। 9 ऐसे नंबर हैं जो अलग अलग 100 को डिवाइड कर सकते हैं, ये टोटल फैक्टर हो गए। अगर हमसे पूछता इवन फैक्टर कितना है, मतलब इसके कितने सम गुणनखंड हैं, तो सम गुणनखंड में जो 2 की पावर है एज इट इज लिखना पड़ता और 3 की 5 की पावर को 1 बढ़ाना पड़ता, तो इसके सम गुणनखंड की संख्या 6 है। अगर हमसे कहता कि ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड कितने हैं, तो विषम गुणनखंड के लिए 2 को बंद कर देते, जो 5 की पावर 2 है इसको 1 बढ़ा देते तो अपने आप हो जाता। वैसे भी देखिए सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड बराबर टोटल फैक्टर भी हो जाता है, इसको समझिएगा। बट हमसे जो सवाल पूछा है कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बता दो, इसका जो प्रोसेस है सम निकालने का, देखिए क्या होता है, समझिएगा। जो पावर्स हैं, पावर जैसे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर क्या है 2 है, आप इसको देखिए कैसे प्रोसेस करते हैं समझिएगा। इसके लिए जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 लिखें, 2 की पावर 1 लिखें, 2 की पावर 2 लिखें, ऐसे लिख दिया हमने। और इधर चले आइए तो इसको भी हम ऐसे लिखते, देखिए यहाँ पर पहली चीज तो मैंने किसके लिए प्रेजेंट किया पता है, 2 की पावर 2 के लिए। 2 की पावर 2 का पूरा विस्तार अर्थात उसके सभी गुणनखंड 0 पर 1 पर और 2 पर मिलेंगे, सबको लेकर जोड़ना पड़ेगा। 5 की पावर 2 करो तो 5 की पावर 0 होगा, 5 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 2 होगा, समझ रहे हैं। ये आपका 4 4 2 6 6 1 7 होगा, 25 5 30 1 31 होगा। ये 5 की पावर 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 31 होगा। अब आप इस 31 को 7 से गुणा कर दो, 31 को 7 से, 7 1 के साथ 7 3 21 है, 217 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का करेक्ट हल आप लोग नोट कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग प्लीज तैयार करिए, और जो एक्स्ट्रा बातें थी मैंने इसको भी इस पे स्पष्ट कर दिया, जिससे आपको काफी क्लियरिटी मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक बंदर है, बंदर की उछल कूद का सवाल है, बहुत पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होता है। एक 16 मीटर खंबा है, 16 मीटर ऊंचा खंबा है। देखिए मैंने इस पर सवाल किया था वीडियो एग्जाम में, वहां भी हो सकता है आप हमसे कनेक्ट रहे हो तो जरूर देखे होंगे। 16 मीटर लंबा एक खंबा है ऊंचाई का। एक बंदर अभी यहां पर है। बंदर की स्थिति है कि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ लेता है, जैसे 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ लेता है, यहां पर पहुंच जाता है, करेक्ट है। लेकिन अगले ही मिनट वह 1/4 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो 1 मिनट में ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है, अगले 1 मिनट में वह 1/4 फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से हम ऐसे समझ गए कि वह 2 मिनट में 3/4 चढ़ेगा, 3/4 चढ़ेगा, 3/4 मीटर वह चढ़ लेगा। प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, प्रॉब्लम यह है कि हम अगर जैसे गलती से भी ये सोच लें कि भाई अब इस हिसाब से अगर समय निकाल लें, पूरा समय कितना होगा, तो पूरे समय का मतलब 2 मिनट में चढ़ पाता है 3/4,
अगर 1 मिनट का निकालना चाहो तो 1 मिनट में चढ़ आएगा 1/8, मतलब इस तरह से अगर आप करना चाहो। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता हूं, मैं कह रहा हूं चलो ठीक है 2 मिनट में आप चढ़ पाते हो 3/4, तो पूरे खंबे की ऊंचाई तक चढ़ने में आपको कितना स्टेप लगेगा इसको समझिएगा, बात समझिए। पूरा खंबा 16 मीटर, अगर किसी ने गलती से 16 को 3/4 से भाग कर दिया, मतलब 4 को गुणा करके 3 से भाग कर दिया, तो गलत हो जाएगा। आपको दरअसल 1 मीटर की मार्जिन लेनी पड़ेगी। हम दरअसल एक ऐसी स्थिति में, जो लास्ट दरअसल हम ये देख रहे थे कि जो 1 मीटर में जो उसकी मैक्सिमम उछाल है 1 मीटर, उतना रोक दीजिए। उतना रोक कर 15 मीटर तक पहले उसको उछाल के चढ़ाइए, ठीक है, 15 मीटर तक उछाल के चढ़ाइए। तो हमने क्या किया, 15 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 15 को मैंने 3/4 से भाग किया। 15 को 3/4 से भाग किया तो 15 गुणे 4 हो गया, नीचे कितना हो गया बताएं, 3 हो गया। 3 पचे 15 होता है, 5 चौके 20। इस प्रकार से अब 20 बार आया। सोचिए इतना मीटर 2 मिनट, ठीक है, मतलब इतने मीटर के लिए 2 मिनट। तो यहां पर जब मैंने इससे भाग किया तो इतने गुणे 2 मिनट लगेगा ना, इतना गुणा 2 मिनट का मतलब होता है कि 40 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 40 मिनट में बंदर कहां तक पहुंच पाएगा, 15 मीटर तक। क्योंकि 1 मिनट में 3/4, अगले में फिर 3/4, फिर अगले में 3/4, फिर अगले में 3/4। इस प्रकार से अगर 15 मीटर उसको चढ़ना है तो 15 मीटर के लिए उसे 40 मिनट टोटल ट्रेवल करना होगा। 40 मिनट तक उसे प्रयास करना होगा, समझ रहे हैं। 40 मिनट में वो 15 मीटर तक की हाइट को अचीव कर लेगा। अगली बार जब बंदर यहां रहेगा बैठा और आगे केवल 1 मीटर की हाइट बची है, तो वह जंप करके हाइट पर जाएगा मैक्सिमम पोजीशन पर, 1 मिनट लगाएगा, मतलब 40 में 1 मिनट और जुड़ेगा। 41वें मिनट क्या होगा, वह बंदर अपने 16 मीटर की हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा। अब आपको डर है कि वह फिसल जाए, तो वहीं पर उसको हाथ पकड़ करके रोक लीजिएगा, क्योंकि चढ़ गया बंद कर दीजिए, अब उछलने की तरह गिरने की बात ही नौबत नहीं आएगी। तो 41 मेरी तरफ से उत्तर होगा, तो इसलिए इन सारे ऑप्शंस को अब गलत काट दे रहा हूं। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ भी गया होगा, सवाल पैटर्न कैसा है क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। ये दो कुत्ते हैं एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए ये वृत्ताकार पाथ है, समझने की कोशिश करिएगा। एक वृत्ताकार पाथ है जिसका व्यास है 7 मीटर, व्यास का मतलब डबल ऑफ रेडियस, दिस इज 7 मीटर। जो इस पाथ पर दौड़ रहे हैं दैट इज सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस है जिसे आप परिधि कहते हैं। तो जो परिधि होती है दरअसल वो पाई इंटू डी होती है। डी का मतलब होता है व्यास, 7 इंटू आप क्या कर सकते हो पाई, मतलब अगर परिधि की बात करो 7 पाई होगा। अब समझिए सवाल को, दरअसल क्या होगा, किसने कहा कि दो कुत्ते हैं विपरीत दिशाओं में, विपरीत का मतलब एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब होगा क्या, एक इधर दौड़ेगा एक इधर दौड़ेगा, विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं तो दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। जैसे अभी हम खड़े हैं आप खड़े हैं, ऐसे हम इधर फेस करके आप उधर फेस करके हम दौड़ना शुरू करें, हम एक वृत्ताकार पाथ पर दौड़े, हम अभी दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। हमारी सबसे मैक्सिमम लेंथ ए होगी, कब होगी पता है, जब हम यहां होंगे आप यहां होंगे, ये सबसे जो हाईएस्ट डिस्टेंस होगी। तो यही उसने पूछा कि आप अधिकतम दूरी के लिए कितने मीटर तक दौड़, यहां लिखा है उसे अधिकतम दूरी होने में कितना समय लगेगा। तो आपको मैं बताता हूं क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले इसका मतलब हम जो हाईएस्ट के लिए है, तो हमें हाईएस्ट के लिए आधी दूरी को तय करना होगा। हाफ इसका कर दीजिए, हाफ का मतलब हो जाएगा, हाफ का मतलब हो जाएगा 7 पाई अपॉन 2 मीटर, ये हाफ हो गया। इतनी लेंथ उसे कवर करनी, हाफ मीटर, हाफ डिस्टेंस की बात हो गई। अब सवाल कहता है इसको कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। समय के लिए कहीं दोनों दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेटिवली दौड़ रहे हैं, रिलेटिव का मतलब सापेक्ष दौड़ रहे हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अगर दो पर्सन विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के सापेक्ष दौड़ते हैं चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड उनकी क्या होती है पता है, उनकी चालों का योग हो जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं 2.5 प्लस 3, यहां पर लिख सकते हैं 5.5 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं, 5.5 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर आप ये सोच लो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो 7 पाई अपान 3 2 है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो ये आपके पास 7 पाई है, 7 पाई है, पाई और डिवाइड बाई आप कर दो 5.5, समझ रहे हैं, ये ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए। पाई का मान सबको पता है कि 22/7 होता है, कितना होता है 7 गुणे आप 22/7 कर दो, 7 नीचे जाएगा, 5.5 नीचे आएगा। चलिए कोई बात नहीं, दशमलव हटा दें, एक जीरो हो जाएगा। 11 दून 55, 11 दूना 22, जीरो और 5 चौके 20 है, 7 7 से कटेगा
एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 हमने छोड़ दिया था, 2 भी लिखिए यहाँ से, 2 और रहेगा तो 2 यहाँ से और चलाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड में दोनों एक दूसरे से अधिकतम डिस्टेंस पर रहेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है। दरअसल जब हम विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो एक दूसरे को विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में हम एक दूसरे का सपोर्ट हमारे छुपा होता है। हम भी भग रहे हैं, आप भी भग रहे हैं, तो हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम खड़े रहे आप दौड़ो केवल, तो दूरी के लिए आप ही जिम्मेदार हो रहे हो, मैं नहीं। ठीक है, यही बात होती है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है तो रीजनिंग का, लेकिन आपको करना चाहिए। 2/3 है, 4/7 है, 4/7 है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, इसी को फिल करना है। 11/21 है, ठीक है, और 16/31 है। आइए हम इसकी वैल्यू आपको बता दें। देखिए क्या होने वाला है, देखिए किस आधार पर यह मूव कर रहा है, क्या प्रोसेस है, इसको स्पष्ट करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, 2 2 4 हो रहा है। यहाँ देखो 11 से 5 बढ़ रहा है। ठीक है, ये 2 बढ़ा है। अब इसके पहले देखो यहाँ पर पक्का 3 बढ़ा होगा, हाँ, और यहाँ पर पक्का 4 बढ़ा होगा, यही प्रोसेस है। तो यहाँ पर 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ी तो 11, तो इनमें स्पष्ट हो गया 7 ऊपर। और 7 पर देखो एक ही विकल्प है, हालांकि इसके नीचे की देख लीजिए, 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ 21 है, यहाँ पर 31 है। इसका प्रोसेस है, देखिए 3 में कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। ठीक है, 4 में कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, 6 में कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, 8 में कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। ये प्रोसेस चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो 6 जोड़िए, 7 6 13 हो जाएगा। तो 7/13 इसका एकदम सिंपल विकल्प है, जो ऑप्शन नंबर डी है। राइट सोल्यूशन आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट नोट करिएगा, बहुत बढ़िया है। रीजनिंग का सवाल बेसिकली करेक्ट कर रहे हैं हम लोग मैथ में। आगे बढ़ता हूं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 सामान्य पासा है, पासा मतलब डाइस, इनको कह रहा है 2 बार इसको उछालते हैं तो प्रायिकता हमको बताना है कि दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो। संख्याओं का योग कितना हो, 6 हो। अब पहले तो आप जानो प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता पी ऑफ ए है, और पी ऑफ ए का मतलब होता है एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। करेक्ट है, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस है। मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर आउटकम्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। जैसे हमारे किसी भी एक्टिविटी के दौरान कितने कुल आउटकम्स आ सकते हैं, वो टोटल आउटकम्स है। जिसकी हमें जरूरत है हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, तो फेवरेबल को टोटल से भाग करिए, सरलतम रूप में लिखिए, प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बात और जान लीजिए, वह कभी भी 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। अर्थात 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, बट 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ना तो 0 से छोटी हो सकती है नेगेटिव, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। करेक्ट है, यस। सामान्य पासा है, 2 बार उसको उछाल रहे हैं, प्रायिकता की दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 है। मतलब अगर मैं एक हमारे पास डाइस है D1 और दूसरा डाइस है D2, अगर दोनों को हम उछालते हैं तो इनके आउटकम्स की सिचुएशन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये है इसके आउटकम्स की, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब समझिएगा, इस तरह से इनके जो है आउटकम्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक पासा को उछालने पर जो आउटकम्स है 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ सकता है, बट टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम से जान लीजिएगा भाई, मेरे 1 आने पर अगली बार जो आएगा वो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, मतलब 6 आउटकम। तो इस प्रकार से मेरे 6 के साथ 6 आउटकम्स, अर्थात जो नंबर आप टोटल आउटकम्स होगा 6 की पावर 2, अर्थात कितना होगा बोलिए, 36 हो जाएगा। अब बात करते हैं उन आउटकम्स की जिनके जुड़ने से आपको 6 प्राप्त होगा। तो आप देख लो, 1 का जोड़ अगर 5 से कर दो 6 हो जाएगा, 2 का जोड़ 4 से, 3 का जोड़ 3 से, 4 का जोड़ 2 से और 5 का जोड़ 1 से। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 1 को 5 से जोड़ दीजिए, 1 को 5 से, 2 को 4 से, ठीक है, 3 को 3 से, 4 को 2 से और 5 को 1 से। ऐसे टोटल कुल मिला के यहाँ पर 5 आउटकम्स टोटल बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसकी जगह पर 5, समझ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट सोल्यूशन आप लोग उतार सकते हैं, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा और स्पष्ट आपके सामने उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे। एक कोई लड़का है जिसको कहा गया कि एक नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो अपनी मर्जी से, और उसके आधे, आधे मतलब n/2, इसको 6 से भाग करे तो नीचे 6 से गुणा होगा। फिर कह रहा शेष आधा, जो बचा आधा है वो भी n/2 है, उसको 10 से भाग करो। भाग करने के बाद दोनों को जोड़ो, जोड़ने से जो प्राप्त उत्तर आए आप उसको निकालो, कैलकुलेट करो। उसने समय बचाने के लिए थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा करने का प्रयास किया और संख्या को क्या किया पता, आधा कर दिया। कैसे, जो हमसे भाग करने के लिए आंकड़े दिए गए थे 6 और 10, उनको जोड़ करके उसका आधा कर दिया। यहां से उसका आंसर फिक्स हो गया 8, हमेशा 8 आएगा। तो हमसे इसने पूछा कि उसका जो प्राप्त उत्तर है अभी वास्तविक उत्तर से क्या कम होगा, अधिक होगा, वही रहेगा या संख्या पर निर्भर करेगा। तो आप खुद सोचें कि यहाँ जो संख्या आप सोच रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका तो फिक्स उत्तर है 8 ही है। हाँ, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 ले रहे हैं तो इसका मान 1 का आधा
फिर 6 से भाग, 1 का आधा, फिर 10 से भाग, तो 1 से बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये तो फिक्स 60 ही रहेगा, तो यह मान आपका कम हो गया। लेकिन अगर मान लो इसको 100 ले लिया, तो 100 का हमने यहाँ पर आधा किया 50 आया, फिर हमने 6 से भाग किया, फिर हमने यहाँ पर आधा किया, उसको 10 से भाग किया, जोड़ा, तो मान ज्यादा नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस हिसाब से मतलब अच्छा 100 की जगह 1000 ले लो, और ज्यादा हो जाएगा, तो कुल मिला के ज्यादा भी हो सकता है, और इक्वल की भी स्थिति आ सकती है, इक्वल की। तो मेरा कहना है कि यहां पर ये पॉसिबिलिटी केवल और केवल, मैं अगर अपने विवेक से उत्तर दूंगा तो संख्या पर निर्भर करेगा। ये किसी ऐसे डायरेक्ट हम इसका आंसर निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, संख्या पर निर्भर करेगा। ना गलत बोल सकता हूं, ना कम बोल सकता हूं, ना ज्यादा, ना कम, ना बराबर, कुछ नहीं बोल सकता हूं। केवल और कहूं भैया नंबर दे दो तो कंफर्म कर दो। आप नंबर दे दो, 100 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, हम बता देंगे कम होगा कि ज्यादा होगा। नंबर ही नहीं बताया तो नंबर पर डिपेंड करेगा ना। ये सवाल का उत्तर हुआ। समझ रहे हैं? यस, आगे बढ़ता हूं। एक व्यक्ति 4 घोड़े, बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसे पूछ लेता है। थ्योरेटिकली बताऊंगा, बहुत ट्रिक भी बताने का इस समय अर्थ नहीं है, क्योंकि ट्रिक से आएगा नहीं समझ में, मैं जानता हूं आप लोग को। 4 घोड़े व 9 गायें 13,400 में खरीदता है, और वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 1880 होता है। तो एक गाय की कीमत क्या है? देखिए, घोड़े हैं मतलब हार्स, और गाय है मतलब काउ। करेक्ट है, हार्स एंड काउ, यही होता है। अब इसने कहा कि 4 घोड़े थे, 4 हार्स प्लस 9 काउ, बराबर कुल पैसा 13,400। मैं एकदम ऐसे बता रहा हूं जैसे आप स्कूल में करते होंगे। मेरी आदत नहीं है, लेकिन ऐसे मुझे बताना चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा घोड़ों को 10% के लाभ पर, अगर वो घोड़ों को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% का मतलब क्या होगा भाई? देखिए, एक घोड़ा है, 4 घोड़े को अगर 10% पे करेंगे तो 0.4 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 0.4 इंटू एच हो गया, प्लस ऐसे अगर गायों को 20%, मतलब यहां पर 20 गुड़े आप 0.9 कर दीजिए, तो 20 गुड़े अगर 20 गुड़े 9 कर दीजिए, 20 9 180 होता। अगर आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पर क्या किया, 20% है तो 20% का मतलब भैया एक, अब जैसे इसको क्या किया आपने पता है, 10 से भाई इसका गुणा किया। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम परसेंट बनाए तो 1/10 होगा, 10 से भाग करो 0.4 हो गया। ऐसे 1/5 होगा, 5 से उसको भाग करिए, 5 से भाग करिए, कितना हो जाएगा भाई? 20% का लाभ यहाँ पर 5 से भाग करो तो 5 1 के 5, 5 8 40, 1.8 यहाँ पर सी होगा। बराबर यहाँ जो फायदा होता है 1380 रुपए। तो हम यहाँ पर गाय की कीमत निकालना चाहते हैं कि गाय की कीमत क्या होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें, क्योंकि गाय का निकालना है तो घोड़े को खत्म करो, 10 से जैसे ही गुणा करेंगे ये तो एज इट इज रहेगा। क्या? 4h प्लस 9c बराबर 13,400, ऐसे लिख देते हैं। और इसको जैसे ही 10 से गुणा करेंगे 4h हो जाएगा, लेकिन इसको 10 से गुणा करेंगे तो 18c हो जाएगा, और इसको 10 से गुणा के 13,800 हो जाएगा। देखिए कितना शानदार उत्तर अपने आप आ जाएगा। माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस से खत्म ही हो गया, 18 से 9c हो जाएगा। और इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हमने क्या किया, 13,400 था, 1380 था, सॉरी 1880 था भाई, ये गलत लिख दिया था हमने, ये 1880 था भैया, हाँ 1880 था। अब इसको जैसे ही हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे 10 से, तो 18,800 हो जाएगा। करेक्ट है। इससे इसका डिफरेंस करिए, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 से 4 4 हो गया, ये हो गया। तो 9c बराबर आपका 5400 हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान प्रोसेस इसमें लगाना चाहिए आपको। 9 छंगे 54, इससे ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। आप समझो 600 रुपए, 600 रुपए यहाँ पर एक गाय की कीमत है, जो आपको राइट सोल्यूशन के रूप में मिल रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर बहुत ट्रिकी, बहुत अप्रोचेबल होने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये सबसे परफेक्ट प्रोसेस जैसे मैंने इसको बताया, ये आपका डन होता है, सवाल कंप्लीट होता है, और इसको आप लोग डन करिए। ये बहुत ही शानदार सवाल है। एक रेलगाड़ी है, कह रहा जो विरामावस्था से, यार ये विज्ञान का क्वेश्चन दे दिया मुझे, ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, इसको एनके सर आपको कराते होंगे, लेकिन लीजिए करते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था, मतलब इसको विरामा को क्या कहते हैं, जो आपकी स्टे पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है, विरामावस्था है। चलो इतना विज्ञान मुझे भी आता है, ठीक है, आप परेशान मत हो। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, मतलब गाड़ी अपनी किसमें है, मोशन में नहीं है, गाड़ी मतलब एकदम स्टे में है, मतलब खड़ी है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, जिसे कहते हैं वेलोसिटी ना। जैसे अभी यहाँ पर पोजीशन एकदम 0 है, इसकी कोई अपनी इनिशियल स्पीड नहीं है, इसे इनिशियल स्पीड कह सकते हैं। और 5 मिनट बाद उसने एक फाइनल स्पीड प्राप्त कर ली, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट बाद प्राप्त करी है, ठीक है, 5 मिनट बाद ही होगा ना। यस। अब हमसे कह रहा है कि त्वरण, इसको क्या कहते हैं, त्वरण आपको फाइंड करना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है वो एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय
आपके पास टाइम होता है, यही आंसर होता है। यही अपने से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना विज्ञान मैंने भी पढ़ा है भाई, आता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कर लो, क्योंकि यहाँ पर चाहे मीटर पर मिनट में कर लीजिए, क्योंकि अच्छा मीटर पर सेकंड है ना, सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो ये कितना हो जाएगा पता है, 70 गुणे 5/18, 5/18 हो गया। तो आप ऐसे रहने दो, कोई अभी कुछ मत करो, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, 70 गुणे 5/18 रहने दीजिए, 350 बटे आप 18 कर दो, बस इतना रहने, मीटर पर सेकंड हो गया। बस इसको जो मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 60, मतलब 300 सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना ए, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितनी वेलोसिटी आई है, 350/18 आई है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, 0, क्योंकि आप स्टे में थे ना, आप विराम में थे, तो 0 घटाने का ना घटाने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और भाग करें कितना आएगा, 300 आएगा। सही है, यस। इसी को हल कर डालिए अपने आप। यहाँ पर देखिए सेकंड है, इसलिए सेकंड का स्क्वायर भी हो जाता है लास्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना लिखा जाए इसको, 350/18 है, गुणे आपका 300/1 है, तो 300/1 का मतलब 300/1 का मतलब 1/300 हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 0 0 से खत्म, 5 7 35 होता है, 5 6 30 होता है। सही है, 7/18 है, तो 7 को 18 से भाग करिए, कितना आता है 18। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, 0 जाएगा, 0.0, 18 से अब डिवाइड देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर, जैसे 7 को हमने किसे 18 से नहीं, 18 छक्के 108 से भाग करना है, 18 छक्के 108, 6 भी तो है अपने पास, 7 को भाग करना है 18 छक्के 108 से, ठीक है, 108 से, इसको प्रॉपर देख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, 108 से भाग करना है, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, एक 0 और बढ़ा, ये 0, अब 18 से भाग करो, कितना 6 बार जाएगा, हाँ 6 बार, 6 8 48, 4 6 के 6, 648 हो गया। 6 पर सारे ऑप्शन है, तो 5 अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप लेना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 52, एक 0 बढ़ेगा, देख कितना बार जाता है, 5 बार जाएगा, हाँ 5 नहीं 4 बार जाएगा, तो 4 बार में कोई है विकल्प, 4 बार में 2 विकल्प है भाई, तो 4 बार में करिए, तो 4 8 32, 3 हो गया, 4 1 4, 432 हो गया, 520 है, 10 से 2 8 होता है, 11 से 3 8 होता है, 10 से 2 8, 11 से 3 8, इसके बाद खत्म, यहाँ 0 चलिए। अब इसको लेके जाइए, 8 बार तो जा रहा है, तो 8 बार जाएगा, 4 के बाद कितना हो रहा है, 4 के बाद 8 है, तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन, ए आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। यही ध्यान देना होगा, इस तरह से सवाल का उत्तर आप कर सकते हैं। तो विज्ञान का भी एक सवाल मैंने करवा दिया, आप हल कर डालिएगा, आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट होता है 10 सवाल का, मैंने आपसे कहा था 10 सवाल मैंने कंप्लीट किया। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं कोई समझ में आया तो प्लीज बताना, और आ गया तो भी बताइएगा, और कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, आपका पेपर सबसे बेहतर हो, मेरी तरफ से ये आपको एक शुभकामना है और आपके लिए ब्लेसिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, आप ज्वाइन करे रहेंगे तो आपको पीडीएफ और सारी चीजें प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू सो मच।